बताया कि रेस्पिरेशन क्या करता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है वो इट इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ठीक है, कंबस्शन करता है वो खाने का। कंबस्शन का मतलब, जब भी हम कंबस्शन बोलेंगे उसका मतलब है जलाना। कंबस्शन करना मतलब फ्यूल को जलाना, किसी को भी जलाना। ठीक है, कंबस्ट करना, फायर, उसमें आग लगा देना। ठीक है, तो रेस्पिरेशन दो तरह का होता है हमारा। अच्छा, दो चीज होती है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। इसमें क्या अंतर है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, डिफरेंस क्या है इनमें? बोलो। ब्रीदिंग में हम CO2 बाहर फेंकते हैं, वो ऑक्सीजन ये तो बताना ही नहीं। ब्रीदिंग मींस नहीं, एक बेसिक डिफरेंस पूछ रहा है। एंडोथर्मी वो तो अलग चीज है। ब्रीदिंग का मतलब है आपको इनहेल और एक्सहेल। So breathing is a physical process, respiration is a केमिकल प्रोसेस। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। इसमें केवल आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो। अब उसमें क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि हमने भैया ऑक्सीजन ले लिया, हमने ये ले ली, उससे बाहर निकल के कुछ नहीं बताना। ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। और रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, जिसमें हम खाने को तोड़ रहे हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो O2 की प्रेजेंस में होता है। तो जो हमारे शरीर में होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। होता तो हमारे में एनारोबिक भी है, लेकिन जनरली जो हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, वो एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और हमारे शरीर में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हमारा एब्सेंस ऑफ O2, जब ऑक्सीजन खत्म हो गई उसके बाद भी रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ये हमारे शरीर में होता है, किसमें होता है? मसल्स में होता है, शरीर की मसल्स। ठीक है, ये मसल्स में होता है केवल हमारे शरीर में। वैसे ये ईस्ट में भी होता है। ठीक है, मसल में भी होता है और ईस्ट में भी होता है। तो मसल में क्यों होता है हमारी में? हमारे शरीर में तो ऑक्सीजन है। तो हमारे शरीर में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? जब हम बहुत रिगरस एक्सरसाइज करते हैं। तुमने देखा फुटबॉल में प्लेयर्स खेलते हैं, भाग रहे होते हैं, या क्रिकेट में भागे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर अचानक ही उनको क्या होता है? क्रैम्प आ जाता है, और वो क्रैम्प आ जाता है और वो बैठ जाते हैं। तो क्या होता है? जब हमारे मसल्स में से ऑक्सीजन का अमाउंट खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो गई उसमें से, लेकिन हम फिर भी क्या करे जा रहे हैं? भागे जा रहे हैं। तो शरीर को रोकना है तुम्हें, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, मसल्स खराब हो जाएंगी। तो क्या करता है शरीर उस टाइम? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई और रेस्पिरेशन अभी भी हो रहा है, तो हमारे को रोकना है उस शरीर को। बहुत ज़्यादा दौड़ेंगे तो हो सकता है वी कैन कोलैप्स, गिर सकते हैं, मर सकते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स देखे हैं तुमने, गिरते हैं मैदान के अंदर, भागते भागते अचानक कोलैप्स हो जाते हैं, दे डाई। ठीक है, तो पर बॉडी का मैकेनिज्म है अपना एक। बॉडी क्या करती है? आपके शरीर में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देती है, और वो लैक्टिक एसिड तुम्हारे एकदम पेन प्रोड्यूस करता है शरीर में, मसल्स में, और तुम वहीं बैठ जाते हो, भाग नहीं पाते। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में बनता कब है? मसल्स में बनता है। कब बनता है? जब ऑक्सीजन की मात्रा हमारी मसल्स में खत्म हो, उसके बाद भी रेस्पिरेशन होगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा शरीर क्या करेगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें CO2 प्रोड्यूस नहीं होती, इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते ही हम तुरंत ही गिर जाते हैं, नीचे रुक जाते हैं, भाग नहीं सकते। तो लैक्टिक एसिड को फिर हम ठीक कैसे करते हैं? वो धीरे धीरे गर्म पानी डालो, गर्म पानी में पैर सेको, धीरे धीरे करके वो रिलीज हो जाता है। तुरंत नहीं होता, इट टेक्स टाइम। तो तुम्हें थोड़ा टाइम मिलता है, भाग नहीं सकते तुम उस टाइम पे, चलना भी मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद एक होता है यीस्ट। यीस्ट के अंदर भी प्रोड्यूस होता है ये। ठीक है, पर वहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस करता है? वहाँ पर ये इथेनॉल प्रोड्यूस कर देता है। अभी इथेनॉल क्या होता है?
एल्कोहल कौन सा वाला? एल्कोहल तो बहुत सारे हैं। ये जो पीने वाला एल्कोहल होता है जिसको शराब बोलते हो आप, वो इथानॉल कहलाता है, C2H5OH। अभी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसका नाम है इथानॉल, ठीक है, जो जिसके जितने सारे ठेके खोले हुए हैं शराब के, जो वाइन की शॉप्स हैं, उसमें जितना भी पीने वाली शराब है किसी भी फॉर्म में हो, इथानॉल जरूरी नहीं शराब में ही काम आती है। इथानॉल आपके जितने भी कफ सिरप्स होते हैं, जो दवाइयाँ बनती हैं, उनमें सब में, खांसी की दवाइयों में इथानॉल होता है। नहीं मारता नहीं बेटा, उनको इनसेंसिटिव कर देता है। मारेगा तो फिर तो मर जाएंगे सारे आदमी, ठीक है। तो वो उस पर्टिकुलर एक पार्ट को हमारे ब्रेन के, उसको सेंसलेस कर देता है, ठीक है। अभी हम ब्रेन का जब टॉपिक पढ़ेंगे जब हम उसके बारे में बताएंगे। तो एनारोबिक हो गया, तो मसल के अंदर तो बन गया लैक्टिक एसिड, और ईस्ट के अंदर बन गया इथानॉल। और जनरली क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मली। हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में रेस्पिरेशन होता है तो क्या बनता है हमारे शरीर में? क्या बनता है? ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं, C6H12O6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O प्लस। ये हमारे शरीर में होगा, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें प्रोड्यूस क्या होगा? तो मैं अभी तुम्हें एक छोटा सा चार्ट बनवा रहा हूँ, उस चार्ट को आप बना लो। वैसे तो मैं उसमें दूंगा तो वहीं, लेकिन फिर भी बना लो तो ज़्यादा अच्छा है। एल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है ईस्ट के अंदर, अभी बताइए, ठीक है। अब मैं लिखवा रहा हूँ उसको, एक बार देख लो, और उसको ऐसे ही याद करना है आपने जैसे मैंने लिखवाना है वो। ग्लूकोज, ठीक है, इस प्रोसेस को ब्रेकिंग डाउन। अब देखो ग्लूकोज में ना 6 कार्बन होते हैं, है ना, 6 कार्बन का ही तो होता है, C6, 6 कार्बन होते हैं। अब इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब ये ग्लाइकोलिसिस होता है इसके अंदर, और ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है? ये बनता है पाइरूवेट। इसमें 3 कार्बन होते हैं। अब ये बड़े मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस हुआ, छोटा मॉलिक्यूल बन गया जिसका नाम है पाइरूवेट, ठीक है। अब पाइरूवेट से ऑक्सीजन जब इसके साथ डालते हैं हम, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस। मैं पूरा उसके हिसाब से बताऊँ आपको, 38 80। इसका सर्टिफिकेट चार्ट है तो वो हाँ वही वाला चार्ट ही है, वो चार्ट को मैं अलग अलग लिखवा रहा हूँ, उसको बना लेना चाहिए, NCERT में दे रखा है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस हुआ, ठीक है। और ये कहाँ होता है ग्लाइकोलिसिस? में साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें। और ये पाइरूवेट बना दिया इसने, 6 से 3 कार्बन हो गए, 3 से सिंगल हो गए, 1 कार्बन हो गया ना, ये CO2 बन गया। तो ये हमारा जनरल रेस्पिरेशन है जो हम लोग करते हैं, हम सांस लेकर ही रेस्पिरेशन करते हैं ना। तो हम ह्यूमंस में जो, या जो भी एनिमल्स हैं उनमें जो रेस्पिरेशन चलता है वो उसमें ये प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर हम अगली लिखते हैं, तो नंबर 1 हो गई, नंबर 2, फिर अगले वाला है ग्लूकोज, ठीक है। फिर इसमें भी ग्लाइकोलिसिस हुआ, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हुआ, और ये भी पाइरूवेट ही बना, ये स्टेप सेम है। और फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, एब्सेंस ऑफ O2। तो ये किस में हो रहा है? हमारी मसल्स में हो रहा है, दिस इज इन मसल्स, ये मसल्स के अंदर हो रहा है। एब्सेंस ऑफ O2 नहीं, ईस्ट में हो रहा है सर, ये ईस्ट में हो रहा है। तो ईस्ट में हो रहा है, तो ये बना C2H5OH इथानॉल, प्लस इसका नाम है इथानॉल, प्लस CO2 प्लस 2 ATP। अभी ATP समझाता हूँ, ठीक है।
तो इसको भी बैलेंस करोगे तो ये दो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ छः कार्बन का एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था। यहाँ पाइरुवेट जब टूटा तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। 6 से 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो गए, जिसमें 3 कार्बन, और फिर वहां से फिर टूटा ये कार्बन, सिंगल कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे ईस्ट के अंदर हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस से बना पाइरुवेट, फिर एब्सेंस ऑफ O2 में बना इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 280। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा ग्लूकोज, ये सेम ग्लाइकोलिसिस, मसल से बता रहा हूँ, पाइरुवेट और एब्सेंस ऑफ O2, और इससे क्या बनता है हमारा लैक्टिक एसिड प्लस 280 तो ये 3 आपको रिएक्शंस याद कर लेनी है, आपके एग्जाम में आएंगी जरूर। ठीक है, तो यीस्ट जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर ये सब चीज चलती है। हो गया। तो प्लांट्स के अंदर 3 चीजें हो गई, एक हो गए रूट हेयर्स जिसके थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, एक ये हो गई लेंटिकल्स, और एक हो गया तुम्हारा स्टोमेटा। ये तीनों से ऑक्सीजन प्लांट्स में अंदर जाती है। जो छोटे प्लांट्स हैं उसमें लेंटिकल्स नहीं होते, बड़े ट्रीज हैं उसमें लेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, उसमें सब रूट हेयर सब में होते हैं। हर बड़ा पेड़ हो चाहे छोटा हो उसमें रूट्स होती हैं और रूट्स हेयर्स होते हैं ना। जो स्टोमेटा है वो सब में होता है। तो छोटे प्लांट्स में स्टोमेटा उसकी ब्रांचेस में भी होता है। जैसे मान लो मैं कोई टमाटर का पेड़ है, वो पौधा है ना, तो टमाटर का पौधा हरा होता है, बिल्कुल तुमने देखा कभी टमाटर का पौधा, प्लांट देखा टमाटर नहीं देखा? तो देख लिया करो, नर्सरी में जाके दिखाया करो, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जो टमाटर का पौधा होता है उसकी सारे ब्रांचेस जो है ना वो ग्रीन ही होती है, बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो उसके ब्रांचेस में भी जो है क्या होता है, स्टोमेटा जो पत्तियों तो होते हैं, लेकिन जो बड़े पेड़ हैं उनके ब्रांचेस में स्टोमेटा नहीं होते। उनको हम क्या बोलते हैं, जो छेद होते हैं उनको बोलते हैं लेंटिकल्स। ठीक, यहाँ से ऑक्सीजन का अंदर आना और फिर रेस्पिरेशन होना, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और एनर्जी कहाँ यूज़ करता है, अपनी ग्रोथ में, अपनी रिपेयर में। अब रिपेयर कैसे होगी, तुमको होगी जी प्लांट को रिपेयर की जरूरत है। अब तुम देखते हो प्लांट कैसे रिपेयर करता है, किसी ने कुल्हाड़ी मार दी उसके अंदर, किसी ने कील ठोक दी उसके अंदर, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। पेड़ों के साथ करते हैं ना, कुछ भी कर लेते हैं हम, कटिंग कर दी कहीं से, तो कटिंग कर दी। अब तुम्हारा हाथ काट दूँ तो क्या होगा, उसको भी उतना ही दर्द होता है, बोलता ही तो नहीं ना प्लांट, लेकिन दर्द उसको भी इतना ही होता है। तो वो भी रिपेयर करता है। जैसे हमारा हाथ कहीं से कट जाता है तो हमारा शरीर रिपेयर करता है ना उसको आगे, तो ऐसे ही वो भी रिपेयर करता है, उसको आगे से रिपेयर हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली, वो हार्ड हो जाती है चीज़। अब तुमने कभी एलोवेरा देखा, एलोवेरा काट दो, ठीक है, और उसको छोड़ दो, 1 दिन के बाद वो जहाँ से तुमने काटा है वो ऐसे बंद हो जाएगा, जैसे किसी ने स्टिचेस से सिल दिया। वो आगे से मुंह बंद कर देगा, ताकि जो अंदर उसके मटेरियल है वो बाहर ना निकले। एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है जो जड़ से उखाड़ो और हवा में छोड़ दो, 6 महीने छोड़ दो उसको, सूखेगा नहीं वो। मेरे घर पे पड़ा हुआ है, मैंने छोटा सा एक पौधा निकाला था और वो मैंने गलती से कमरे में रख दिया, उसे 6 महीने हो गए देखते हुए और हरा हो गया है वो। उसमें से छोटे छोटे निकल, पूरा तो निकलेगा नहीं, वो बड़ा तो हो नहीं सकता, लेकिन एयर से ही वो लेता रहता है वो अपने न्यूट्रिएंट्स, पानी वानी जो लेता है, और सूखा नहीं है अभी तक। तो मैं कहोगे तो मैं कल घर पड़ा हुआ है दिखा दूँगा। तो सबसे अच्छी चीज़ है एलोवेरा, बहुत ताकतवर चीज़ है हमारे शरीर के लिए, बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये सब चीज़ें होती है, तो इसके थ्रू हमारे गैसेस अंदर जाती हैं और अंदर जाके मतलब डिफ्यूज़ हो जाती है, और उसके बाद
रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन से एनर्जी आती है। एनर्जी कहाँ यूज़ होती है भैया? फ्रूट्स बनाने, तो उनको बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना, नहीं तो नहीं हो, बड़ा नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा पत्तियाँ भी निकलती हैं, नई पुरानी पत्ती गिर जाती हैं, नई पत्ती निकलती हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं, रिपेयर का भी काम होता है। ये सारे काम जो है जो हमारे शरीर में हो रहे हैं, ऐसे ही उसमें भी होते हैं प्लांट में। तो रेस्पिरेशन में बस ये ध्यान रखना, 3 जगह से गैस डिफ्यूज़ होती है। लेंटिकल्स जो कि बड़ी ब्रांचेस में होते हैं, या मोटी रूट्स में भी होते हैं। तुमने देखा होगा पेड़ की रूट्स बाहर निकली रहती है, बहुत सारी लंबी लंबी मोटी मोटी रूट्स, उसमें भी लेंटिकल्स होते हैं। रूट एयर्स में तो होते हैं, स्टोमेटा में होते हैं, जो पत्तियों के पीछे होते हैं, लीव्स के पीछे बैक साइड में छेद होते हैं। और छोटे हैं तो उसके स्टेम्स में भी होते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो जितने भी एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है, तो बेटा इधर ध्यान, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे हम किससे करते हैं रेस्पिरेशन? हम सांस किससे? लंग्स से, है ना, लंग्स से लेते हैं। ऐसे अलग अलग एनिमल्स के, जैसे फिश है वो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेती है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में होती है, पानी उसके ऊपर जाता है, उसमें से खींच लेती है। लेकिन तुम देखते हो मछली हमेशा पानी में नहीं रहती, कोई भी मछली, वो थोड़ी थोड़ी देर में बाहर आ जाती है। तो उतना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है नहीं पानी में, तो इसलिए वो क्या करती है, ऊपर आती है और सांस लेती है, फिर भाग जाती है। वो चलती रहती है ना मछलियाँ, ऊपर उछल चल के पानी में डूबती रहती है। वो खेल थोड़ी कर रही है, मस्ती थोड़ी कर रही है, वो ऑक्सीजन ले रही है, ठीक है। तो सारी मछलियाँ करती हैं, हम पकड़ लेते हैं उसे, हम उसे मार खा जाते हैं, ठीक है। कितनी गंदी बात है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स have 3 common features, ठीक है। जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो स्किन है, चाहे वो गिल्स हैं, चाहे वो ट्रैकिया है, कुछ भी है, सबका अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। वो सबकी 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये है कि उनका सबका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पहला है दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, एक वो भी है, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। नंबर 2, उनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ताकि उससे ऑक्सीजन अंदर जा सके, है ना। ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल्स, ठीक है, फॉर easy diffusion and exchange of gases, ठीक है। नंबर 3, all organs have rich supply, they have rich blood supply, ठीक है, for transporting respiratory gases, ठीक है। एक तो होता है कि भाई इनमें सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है। दूसरा, इनकी जो स्किन है, जो मतलब जिस चीज़ के बने हुए हैं, वो थिन होती है, बहुत थिन वॉल्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, जैसे हमारे लंग्स हैं उनकी थिन वॉल्स हैं, गिल्स हैं उसकी थिन वॉल्स हैं, ताकि आसानी से गैस डिफ्यूज हो सके, अंदर जा सके और बाहर आ सके, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो सके। तीसरा आता है कि इनके चारों तरफ रिच ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई जो है उनके चारों तरफ होती है, कैपिलरीज होती है बहुत सारी। अगर ब्लड कैपिलरीज नहीं होंगी तो जो सांस लेंगे वो ऑक्सीजन
हमारे ब्लड में एंटर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन फीचर्स हैं जो हर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर, वेदर इट इज लंग्स, वेदर इट इज गिल्स, वेदर इट इज ट्रैकिया, वेदर इट इज कुछ भी हो, जिससे भी जो भी प्रोसेस, जो भी सांस लेने के लिए अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कॉकरोच के लिए ट्रैकिया होता है, ठीक है, गिल्स उसके लिए होती है, मछलियों के लिए, ह्यूमंस की हमारी लंग्स हैं, ठीक है, तो है ब्रोंकियोल्स यहाँ